हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। और आज का टॉपिक काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज जो है इसकी प्रश्नावली 1.1 यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जिसे कहेंगे वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए, मैथ्स जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर अलग अलग टॉपिक हैं, और आप इसको जितनी सीरियसली पढ़ेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। देखिए, मैथ्स की बात यदि हम करें तो मैथ्स के प्रति आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, अरुचि हो जाती है। वो अरुचि होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके डाउट्स क्लियर ना होना। ठीक है, अब आपके सामने डाउट्स क्रिएट होते क्यों हैं? डाउट्स क्यों खड़े होते हैं? किसी तरह के डाउट्स खड़े कब होते हैं? जब हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। ठीक है, जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता तब हमें डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? मैथ्स के प्रति अरुचि पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की बात करें, जहाँ पर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहला चैप्टर यही आपका रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अब पहले हम ये देखते हैं वास्तविक संख्याएं है क्या। ठीक है, आप जिस तरह से मैं क्रम में चल रहा हूँ, आपको जिस तरह से क्रम में पढ़ाऊंगा आप पढ़ते रहिए। ये बिल्कुल श्योर है कि यदि आप उसी क्रम में पढ़ते रहे और सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहे तो 100 में से 100 नंबर पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, जिसे कहा जाता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? अभी तक नहीं पढ़ा आपने? तो देखिए, रियल नंबर जो है उसे शुरू से पढ़ते हैं। रियल नंबर है क्या? तो देखिए, रियल नंबर को एक परिवार माने, वास्तविक संख्याओं को एक परिवार माने। ठीक है, यह वास्तविक संख्या को एक माँ की तरह माने कि वास्तविक संख्या एक माँ है, तो उस माँ के दो बच्चे हैं, उस माँ के दो बच्चे हैं। ठीक है, ये दो सदस्य हैं, एक परिवार माने, वास्तविक संख्या को एक परिवार माने तो उसके दो सदस्य हैं, एक है अपरिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में यदि बांटा जाए तो एक होगी परिमेय संख्या और एक होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या का जो परिवार है उसमें और भी सदस्य हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के परिवार में और भी सदस्य हैं। ठीक है, देखिए, परिमेय संख्या के सबसे पहले सदस्य की बात करें तो आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब प्राकृत संख्या क्या है आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर से देख लीजिए। आप प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो आगे बढ़ती हैं, एक से शुरू होती हैं। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब प्राकृत संख्या एक से लेकर कहां तक जा रही है? ठीक है, ये होगी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन में आप लोग पढ़ते भी हैं कि m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब क्या है? वो या एक से ऊपर है, एक से ऊपर, एक है, दो है, तीन है, चार, कुछ भी हो सकती है, पर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। अब यदि आपसे कहा जाए कि m एक पूर्ण संख्या है तो देखिए उसका मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या तो आप जान गए, एक से स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में या प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, किस शामिल कर लिया जाए? शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पे क्या हो गई? 0 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? नया क्या है? इस परिवार में नया सदस्य हो गया 0। तो जब प्राकृत संख्याओं में शून्य भी ऐड हो जाता है, मतलब शून्य से चालू करते हैं, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको? अब यदि आपसे कहा जाए कि m बराबर क्या है? मार्कर रख देना, वो रखा देखो तो बाहर रखा हुआ टेबल। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्राकृत संख्या है, m बराबर क्या है? एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जीरो नहीं है। प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या में m का मान क्या होगा? m का मान जीरो नहीं होगा, जीरो से बढ़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा प्राकृत संख्याएं। ठीक है, मैं टेबल पर रखा हुआ। तो देखते हैं, यदि आपसे कहा गया कि m बराबर एक प्राकृत संख्या है, m बराबर क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या, तो यहां पर इसका मान क्या होगा? इसका मान एक या एक से बड़ा होगा।
एक या एक से बड़ा होगा, ठीक है। प्राकृत संख्या क्योंकि उन्होंने कहा है कि m बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान एक या एक से बड़ा है, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए कि m एक पूर्ण संख्या है, m एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर m का मान क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। या तो 0 हो गया, 0 से बड़ा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह क्या है, मान इसका बढ़ रहा है। पर m क्या है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। ये क्लियर हो गया सभी को कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। अब प्राकृत संख्या के जो परिवार है उसमें हमने शून्य को शामिल करा तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के परिवार में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं। देखिए पहले प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब उसका पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो ये किससे स्टार्ट हो रही है, माइनस से नहीं, -1 से स्टार्ट नहीं हो रही, माइनस अनंत से स्टार्ट हो रही है। इधर कहाँ तक जाएंगे कोई निश्चित नहीं है, तो इधर माइनस अनंत से लेकर इधर माइनस अनंत तक। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। यह क्या है, पूर्णांक है। अब आपसे कहा जाए प्रश्न में कि m बराबर एक पूर्णांक है, m बराबर क्या है, पूर्णांक है, तब उसका मतलब क्या होगा, कोई भी ऋणात्मक घात उसका मान ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या के परिवार में हमने शून्य को शामिल करा, क्या बन गया, वो पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या के परिवार में हम यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन गई है, पूर्णांक संख्या बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जब पूर्णांक संख्याओं के परिवार में हम ऐसी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं जो p बटे q के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए 1/2, 4/8, इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। वो क्या संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि सभी जो परिमेय संख्या होगी सभी धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकती है, -2/4, -8/16, ठीक है। तो इस तरह की जो संख्या है इन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक परिमेय भी है और धनात्मक परिमेय भी है। परिमेय संख्या मतलब वो है जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आपको, p/q मतलब जिसका हर, p से मतलब होता है अंश। देखिए p बटे q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर p का मतलब हो गया अंश और q का मतलब क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला q नॉट इक्वल 0, जो q है वो q जो है वो q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर की संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया, क्लियर सभी को सामने आपके कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या, पूर्णांक संख्या क्या और परिमेय संख्या क्या है। तो एक क्या हो गया, ग्रुप ये बन गया है, किसका बन गया है, परिमेय संख्या का। अब परिमेय संख्याओं के परिवार में पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, क्लियर, ठीक है। अब इस परिवार में जो संख्याएं आ गई, ठीक है, इस परिवार जो संख्याएं आ गई और बाकी जो संख्याएं छूट गई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को एक ट्रैक मान लें, रियल नंबर को एक ट्रैक मान लें। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं ये कि रियल नंबर को क्या मान लें, ट्रैक मान लेते हैं, ठीक है। देखिए रियल नंबर यदि एक ट्रैक है तो उस ट्रैक पर देखिए 2 गाड़ियां चल रही हैं। कितनी गाड़ियां चल रही हैं, 2 गाड़ियां चल रही है, ठीक है। एक गाड़ी चल रही है परिमेय संख्या की, ठीक है। तो परिमेय संख्या के साथ में क्या है, पूर्णांक के साथ में क्या है, और पूर्ण के साथ में क्या है, प्राकृत संख्या है। ये अलग परिवार हो गया। पर है किसका परिवार, वास्तविक संख्याओं का। रियल जो नंबर है, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है वो उस पर डिपेंड है। कौन डिपेंड है, उस पर सभी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या सभी किस पर डिपेंड है, वास्तविक संख्या पे, ठीक है। दूसरे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, एक गाड़ी और भी है, एक गाड़ी और भी है जो उन सभी मेंबर्स को लेके आ रही है जो परिमेय संख्या के साथ नहीं गए हैं, ठीक है। मतलब जो सवारियां यहाँ पर छूट गई हैं उन्हें लेके कौन आ रही है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। यहाँ पर देखिए कौन लेकर आ रहा है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए एक और इस एग्जांपल से आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वो है जो परिमेय संख्या के परिवार में नहीं है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या देखिए √2, ठीक है, √2, √3, √5, √7, ठीक है। यहाँ पर 4 क्यों लिया, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 क्या है,
पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। 7 के बाद क्या आ गया? 10 को क्यों नहीं लिया? सॉरी 9 को क्यों नहीं लिया हमने? 9 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं किस में नहीं आती हैं? रूट में नहीं आती हैं। ऋणात्मक संख्या रूट में नहीं आती हैं। इस बात का ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो अपरिमेय संख्या है उसमें कौन सी संख्याएं नहीं आएंगी? वो संख्या जो पूर्ण वर्ग है और वे संख्या जिसका ऋणात्मक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया कि देखिए एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां हैं, एक परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या के साथ साथ कौन है? पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। ठीक है, और दूसरी गाड़ी की बात करें उसमें कौन कौन है जो छूट गया है? भाई एक बस आके स्टॉप पे खड़ी हुई, बस में सवारी चलेगी, अब जो छूटी सवारी हो क्या वो दूसरी बस में आएंगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्याएं छूट गई थी वो किस में आ रही हैं? अपरिमेय संख्या में। क्लियर? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपरिमेय जो संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होंगी, ऋणात्मक संख्याओं से स्टार्ट होगी, धनात्मक संख्याओं से स्टार्ट होगी। पर अब जो उसमें छूटा है, जो परिमेय संख्या के परिवार में नहीं है, वो सभी सदस्य किस में आ गए? अपरिमेय में। पर उनका जो मुखिया है, उनका मुखिया कौन है? वास्तविक नंबर। ठीक है, तो ये सभी किसके परिवार में आ रही हैं? वास्तविक संख्या के, रियल नंबर के। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े इसके साथ में। ठीक है, तो आइए समझते हैं रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। देखिए यदि वास्तविक संख्या को ट्रैक मान लिया जाए, यदि वास्तविक संख्या को ट्रैक मान लिया जाए, तो यहाँ पर इस ट्रैक पर 2 गाड़ियां चल रही हैं, इस पर 2 गाड़ियां चल रही है। ठीक, और ये क्या है? नहीं बोल, ये क्या है? आइए देखते हैं वास्तविक संख्या है क्या। देखिए वास्तविक संख्या को यदि ट्रैक माना जाए, वास्तविक संख्याओं को ट्रैक माना जाए, तो इस ट्रैक पर 2 गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी है परिमेय संख्या और एक गाड़ी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या के परिवार में कौन? परिमेय संख्या की गाड़ी में कौन कौन सवारियां हैं? पूर्णांक है, पूर्ण है और प्राकृत संख्या है। पूर्णांक है, पूर्ण और प्राकृत संख्या है। अब देखिए इस गाड़ी में जो सवारियां छूट गई हैं, इस गाड़ी में जो सवारियां छूट गई हैं वो किस गाड़ी में आ रही हैं? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, यहाँ पर जो सवारियां छूट गई वो किस में आ रही हैं? अपरिमेय संख्या में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और ये दोनों जो हैं वो वास्तविक संख्याएं जो है, रियल नंबर, उस परिवार के सदस्य है। ठीक है, अब तुम ये बताओ मुझे, आप बोल सकते हो कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? तो आप देखते हैं रियल नंबर है क्या। ठीक है, रियल नंबर है क्या। यदि हम बात करें परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की, तो दोनों जो है वास्तविक संख्या परिवार का सदस्य हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। ठीक है, अब परिमेय संख्या जो है उसके परिवार में कुछ सदस्य हैं। ठीक है, जैसे पूर्णांक है, पूर्ण है और प्राकृत है। ये है किसके सदस्य? ये परिमेय संख्या परिवार के सदस्य हैं। बाकी जो इसमें छूट रहे हैं वो किस में आएंगे? वो अपरिमेय संख्या परिवार में आएंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या परिवार का सदस्य है। सलून, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्याओं का परिचय। देखिए वास्तविक संख्याओं का परिचय की बात करें, हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का परिचय। उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में विशेष तौर पर आप फोकस करें और इसके बारे में बारीकी से पढ़ना काफी जरूरी है। ठीक है,
तो अपरिमेय संख्याओं से पहले हम बात करें वास्तविक संख्या। अब संख्या है क्या, संख्या है क्या, तो ठीक है गणना कर, देखिए संख्या क्या है, यहाँ संख्या को यदि परिभाषित करते हैं तो संख्या क्या है, तो संख्या की परिभाषा क्या हो गई कि गणना करने के लिए, गणना करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त संकेतों को, किसे, संकेत को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और एक स्वयं शिक्षक, तो यहाँ पर कितने हो गए, इसका हमने इस संकेत का यूज करा है। ये क्या है, यहाँ पर ये संकेत है। अब इस संकेत को हम क्या कहेंगे, 6, और 6 क्या है, संख्या है। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये है। अब इसे इस संकेत से हमने व्यक्त करा, ये क्या हो गया, एक तरह का संकेत हो गया। अब इस संकेत को हम क्या कहेंगे, 9, और 9 क्या है, संख्या है। तो मतलब गणना करने के लिए प्रयुक्त जो संकेत होते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है आप सभी को कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे कि अपरिमेय संख्या है उसमें शामिल क्या क्या है, अपरिमेय संख्याओं में क्या क्या शामिल है। देखिए पहले अपरिमेय संख्या को समझने से पहले परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त तो कर सकते हैं, पर q नॉट इक्वल, मतलब q बराबर नहीं होना चाहिए, जो q है वो बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर परिमेय संख्या में सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या तीनों शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर यदि प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या 4 है। प्राकृत संख्या क्या है, 4 है। तो क्या हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं, इसके बटे में 1 बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाती है, एक परिमेय संख्या बन जाती है। जब किसी भी प्राकृत संख्या के बटे में कोई संख्या आ जाती है तो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या किस तरह बनेगी। अब उसके बाद करें हम किसकी बात करें, पूर्ण संख्या की। तो ठीक है, यदि मान लो कि इसके इक्वल में क्या है, पूर्ण संख्या की बात करें, यदि 0 है तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पर क्या है, एक पूर्ण जो है, पूर्ण भी क्या बन रहा है, परिमेय संख्या बन रही है। पूर्ण को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1/2 भी लिख सकते हैं, ये 2 है तो 2/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या देखिए 1 है तो 1/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1/1 और 2 है तो 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, अब हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो -2 है तो -2/1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बटे में 1 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है और पूर्णांक भी संख्या शामिल है। ठीक है, अब इसमें जो बची हुई संख्याएं हैं, इस संख्याओं में जो बची हुई संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। 2 के बाद में 4 नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग है। क्या लेंगे हम, 3 को लेंगे। ठीक है, अब 3 के बाद में क्या लेंगे, 5 को ले लेंगे। ठीक है, 5 के बाद में क्या ले लेंगे, 7। ठीक है, तो इस तरह जो रूट के अंदर आ रही है। ठीक है, अब रूट के अंदर कौन कौन संख्याएं नहीं आएंगी, ऋणात्मक संख्या नहीं आएंगी और वे संख्या नहीं आएंगी जो एक स्वयं में पूर्ण वर्ग है। ये क्लियर सभी को आपके सामने कि भाई परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि सम संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित
हो जाती हैं। और विषम संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो पूर्ण से विभाजित नहीं होते और शेष बच जाता है। अब सम संख्या की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। अब विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती और शेषफल बच जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है, ये क्या एक विषम संख्या है, ठीक है। 5 जो है ये एक विषम संख्या है। अब देखिए यदि यहाँ पर मान लीजिए 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, 2 1 2, कितना बचा शेष? 1 बच गया, ठीक है। अब 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। 2 1 2, 3 - 2 = 1, तो यहाँ पर कितना बचा रिमाइंडर? जो शेष 1 बच रहा है। इसीलिए जो 3 है वो क्या नहीं है? वो सम संख्या नहीं है, वो क्या संख्या है? विषम संख्या है, क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों का जो यूज़ है, इन सभी टॉपिक का जो यूज़ है वो आपको इस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए हम इसे पहले क्लियर कर लेते हैं, इसे समझना जरूरी है। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं? देखिए, अभाज्य संख्याएं, किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या होने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी देखिए, अभाज्य संख्याओं की शर्त क्या है? पहली शर्त तो ये है मात्र 2 संख्या हो, 2 संख्या से गुणनखंड गुणा हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, किसे लेते हैं? मात्र 2 की बात करें, देखिए 2 संख्याओं की बात करें 2 से गुणा हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 3। अब 3 क्या है? 3 एक ऐसी संख्या है जो या तो, ठीक है, खुद से डिवाइड होगी या 1 से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, या तो ये स्वयं से डिवाइड हो रही है या 1 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हम किसे लेते हैं? उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 4। अब देखते हैं 4 है या नहीं है। तो देखिए 4 जो है उसके, देखिए 1 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है और स्वयं से भी हो रही है, ठीक है। यहाँ कितनी संख्याओं से वो विभाजित हो रही है? 3 संख्याओं के। इसलिए जो 4 है वो क्या है? भाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि हम मान लो 5 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 किससे विभाजित होगा? या तो 1 से होगा या फिर स्वयं से होगा, ठीक है। ये 5 भी क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद में बात करें 7 की, ठीक है, तो 7 भी किससे विभाजित होगा? या तो स्वयं से होगा या फिर 1 से होगा, या तो 1 से होगा या फिर स्वयं से होगा। ये क्लियर हो गया आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती है, सिर्फ 1 से विभाजित होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे अभाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम कि भाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए एक और सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करनी है कि उसके जो किससे 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। अब देखिए किस किस से, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए कितना ले लिया? 8 ले लिया 8 को। अब हमें देखना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो 2 संख्याओं से अधिक से विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। देखिए यदि हम 8 को डिवाइड करते हैं तो 1 से भी हो जाएगा, 8 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ये संख्या कट रही है। ये संख्या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल के लिए 23 की, अब देखिए हमें देखना है कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य? क्यों है अभाज्य? सिर्फ या 2 संख्याओं से विभाजित होगी, या तो 1 से होगी या फिर स्वयं से होगी, ठीक है। तो 23 क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या हो गई, क्लियर। अब बात करें 60 की, अब बात करें हम 60 की, 60 की बात करें, ठीक है। तो 60 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 60 को देखिए 60 किस किस से डिवाइड हो रही है? 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, उसके बाद 3 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, 10 से भी हो रही है, और उसके बाद 15 से भी हो रही है, उसके बाद 30 से भी हो रही है और 60 से भी हो रही है, स्वयं से भी हो रही है,
इतनी संख्याओं से जो 60 को है डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, ये क्लियर हो गया ना सभी को। तो अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है एलसीएम और एचसीएफ, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो क्या है और उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप लोग देखिए, अंकगणित की बात करें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का काम क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या आप जानते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए ये क्या होता है, किस तरह से होता है प्रोसेस, इसे भी हम देखेंगे। देखिए अब एक भाज्य संख्या की बात करें, यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या कितनी है, 60 है। अब इसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। क्वेश्चन यही है कि एक भाज्य संख्या 60, आप जानते हैं 60 क्या है, एक भाज्य संख्या 60। ठीक है, अब यहाँ पर हम 60 का क्या करेंगे, हम 60 का क्या करेंगे, देखो 60 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट 60 से डिवाइड इसको कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमें किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। वो 60 तो वापस से क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 60 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 15 से, तो 15 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। ठीक है, यदि हम डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 60 को हम डिवाइड करते हैं 30 से, तो 30 टू जा 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, तो 2 तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो एक अभाज्य हो गया। ठीक है, अब 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर जो 30 है, 30 क्या है, 30 एक भाज्य संख्या है और हमें अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 60 को यदि हमें एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो उस समय हम क्या करेंगे, 60 को उस तरह से गुणनखंड निकालेंगे जो कि अभाज्य हो। 60 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं क्या करते हैं इससे। देखिए 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पर 2 2 3 और 5, ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये जो संख्याएं आपके सामने 2 2 3 और 5 है, ये सभी क्या है, अभाज्य है। इनका स्वयं से और 1 से विभाजित होंगे, बाकी की संख्याओं से विभाजित नहीं होंगे। तो इसे बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणन के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग कहाँ होगा। जो हम प्रमेय देख रहे हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने वाली प्रमेय, इसका उपयोग कहाँ होने वाला है। तो देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग मुख्य रूप से संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। ये क्लियर है आपके सामने। तो आगे चलें। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, 60 24 620 672 और 60। अब इसे हमें क्या करना है, इसका हमें एलसीएम भी पता करना है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ भी। ठीक है, इसका एलसीएम भी मालूम होना ज्ञात करना हमें और एचसीएफ भी ज्ञात करना। ठीक है, पहला कितना 60 और 24 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 की बात करें, पहले हम किसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले किसे व्यक्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किसे व्यक्त करेंगे, पहले 60 को। देखिए 60 को हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 0। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 5 1 जा। अब 60 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, यहाँ पर देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, इस तरह से करा। अब उसके बाद में क्या होगा, ये इक्वल 60 होगा यहाँ पे।
अब देखिए दूसरा हमें क्या करना है 24 का, इसके साथ किससे किससे कंपेयर करना है 24 को। तो देखिए यहाँ पर 24 को ले लीजिए आप, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है, क्लियर। मतलब हम 24 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू, अब देखिए क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू कितना है 3 इक्वल कितना है 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो सबसे जो आसान विधि है एचसीएफ निकालने की, वो सबसे आसान विधि क्या है, दो संख्याओं का जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम उसमें क्या करते हैं जो कॉमन फैक्टर है उन्हें लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, इसके इनटू में ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 और 3 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। अब कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ ओनली 3 आ रहा है। इस 3 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इसके इनटू में 3 हो गया, ठीक है। तो 2 2 जा और 4 3 जा 4 3 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 आना है, कितना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया, 12 कितना क्या हो गया 12 एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है। देखिए अब एलसीएम निकालने की सबसे आसान जो विधि है वो दो संख्याओं को साथ में लेके एलसीएम निकालने की है। किस तरह से हम दो संख्याओं को साथ में लेके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए जो 60 का निकालना 24 का निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, यहाँ पर 24 का और 60 का, ठीक है। अब सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 जा 2 1 जा, अब देखिए 2 5 जा, अब किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 3 जा, ठीक है, 15 सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा और 3 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी ये आए हैं अंक आए हैं, कितने अंक आए इसके देखिए, इसका क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इक्वल। अब देखिए इसका क्या करेंगे 5 का इंटू करेंगे 3 में तो 5 3 जा 15। अब इसके इंटू में कितना है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 15 8 जा, ठीक है, 15 8 जा, ओके, क्लियर सभी के सामने। यहाँ पर इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम भी निकाल लिया है और इसका एचसीएफ भी निकाल लिया, ठीक है। तो 60 और 24 का जो एचसीएफ है कितना है 12 है और एलसीएम कितना है 120, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो सूत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों की जानकारी के लिए कि संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड। देखिए सूत्र क्या होता है, संख्या का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये ध्यान रख लीजिए, ये ध्यान रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जरूरी सूत्र है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब देखिए इसे करके देखते हैं। इनका कहना ये है कि दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दो और या फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कर दो, दोनों इक्वल होते हैं। अब इन संख्याओं को देखिए हम लेके देखते हैं 60 को और 24 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 को जब हम इंटू करते हैं, किससे इंटू करते हैं हम 24 से, ठीक है, 0 0, ठीक है, 6 4 जा 24, 4 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 ठीक है। इसका इंटू कितना आया 1440, इसका इंटू कितना है 1440, मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 1440। अब बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कितना निकला 120, एलसीएम कितना निकला 120। इसमें इंटू करेंगे किससे करेंगे 12 से, ठीक है। ये देखिए 0 12 2 जा 24 4 2, ठीक है। अब 12 1 जा प्लस 2, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सही है, क्या सही है
कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM का गुणा, यदि LCM का गुणा हम किस में कर दें? HCF में कर दें, या संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, दोनों समान ही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 and 20, 6 का और 20 का क्या निकालना है? हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, देखिए पहले 6 का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखिए 2 3 जा 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 6 इक्वल क्या हो गया? 2 इंटू 3, मतलब 6 के दो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 और 3। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 20। ठीक है, अब 2 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 2 1 जा 0, 2 5 जा, अब देखिए 5 1 जा 5। अब जो 20 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर एक आपके सामने एक कंसेप्ट क्लियर हो गई। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इस संख्या का एचसीएफ क्या आ गया? इक्वल 2 आ गया। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने की एक ट्रिक और भी है कि गुणनखंडों को कॉमन ले सकते हैं और उसके अधिकतम घात पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक और हम किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पर साथ में लेके देखते हैं। 6 का 20 का निकालना है। ठीक है, तो 2 3 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 0 का 0। ठीक है, अब देखिए अब किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से हो रहा है। ठीक है, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 5 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4 इंटू 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 कितना हुआ? 60। तो एलसीएम कितना आ गया? एचसीएफ तो आ गया इसका 2 और एलसीएम कितना आ गया? क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया किस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाला और किस तरह से इसका एचसीएफ निकाला। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 72 एंड 60, इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। 6 से 72 है एंड कितना 60 है। ठीक है, अब देखिए 6 को हम डिवाइड करते हैं। देखिए 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 3। ठीक है, सॉरी, ठीक है 2 इंटू 3। अब उसके बाद किसका निकालना हमें? 72 का। अब देखिए 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा एंड 2 8 जा 16। ठीक है, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, इससे 72 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करा तो क्या आ रहा है यहाँ पर? देखिए 2 इंटू क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इक्वल कितना आ रहा है? 72। ठीक है, अब अगला क्या है? 60। अब देखिए 60 को हम डिवाइड करते हैं 60 को। ठीक है, तो 2 3 जा 60, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या क्या जो तीनों में कॉमन आ रही है? ओनली 2। ठीक है, 3 देखिए 3 आ रही है क्या? 3 में तीनों में कॉमन आ रही है क्या? तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ गए। ठीक है, इनटू अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है एंड 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 3 2 जा, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया? ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या? तीनों संख्या का हम साथ में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 6 है, ये 72 एंड 60। अब देखिए किस तरह से निकलेगा? 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 0। अब किससे जाएगा वापस? फिर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है,
3 यहाँ पर सेम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा, अब किससे जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब देखिए किससे जाएगा, 2 से, देखिए 3, 2 9 जा, ठीक है। अब किससे आएगा, 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा, अब किससे जाएगा, ठीक है 1, 3 1 जा 5, अब किससे जाने वाला ये 5 से, ठीक है, क्लियर। अब इसका कितना है, 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इसका कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू करेंगे किसका, 5 3 जा और 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटू जाएगा 45 इंटू 8, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4, ठीक है, इक्वल में क्या आ गया, ये 360 क्या हो गया, एलसीएम किलो हो गया आपको। एचसीएफ कितना निकला, 6 निकला है, और एलसीएम कितना निकला है, 360। यहाँ पर क्लियर होगा सभी को। तो ये देखिए इस तरह से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं आसानी से और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए और भी कुछ ट्रिक है, पर सबसे आसान जो ट्रिक है वो यही है, और उसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो में इतना ही, और इस टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम परिमेय संख्या से जुड़े सवाल, अपरिमेय संख्या से जुड़े सवाल करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ के जो कुछ प्रश्न और जुड़े हैं इस प्रश्न वाले से, उन्हें आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, और इसे आप रिवाइंड करें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो तक, धन्यवाद आपको।